हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अब हमारे पास जून 2020 एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ महीने बचे, मतलब 3 महीने ही बचे। तो यहाँ पर सब स्टूडेंट्स लोग की मोस्टली स्टूडेंट्स लोग की क्वेरी आ रही है कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, टाइमलाइन किस तरीके से बैठाएं ताकि हमारा कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके और 100% इफेक्टिव कंप्लीट हो सके। तो हमने इस वीडियो को थोड़ा सा कवर किया है उस चीज पे कि आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगा और सब्जेक्ट वाइज एबीसी एनालिसिस क्या होगा, जिस हिसाब से आप पढ़ाई करें और अच्छे से मार्क्स अचीव कर पाए। तो आज का सेशन अपना सिंपली रहेगा सीएमए फाइनल ग्रुप 3 के सिलेबस के जो 4 सब्जेक्ट है अपना, उनका मेन डिस्कशन रहेगा कि उनको किस तरीके से पढ़ाई करें और किस कौन से पार्ट पे अच्छे से फोकस करें। इस चीज को हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अपने पास मेनली 4 पेपर्स हैं। 4 पेपर्स हैं ग्रुप 3 में। कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद है एसएफएम स्ट्रेटेजिक फाइनेंस मैनेजमेंट एंड एससीएम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डीटी डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। अगर अपन देखें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो मतलब कॉर्पोरेट लॉ और कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो पूरा 100% थ्योरी है, उसमें प्रैक्टिकली कोई चांसेस नहीं है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं होते। फिर आता है अपना एसएफएम। एसएफएम में जो अपना प्रैक्टिकल है वो होता है 80% कवरेज करता है और 20% थ्योरी करता है। और अगर अपना एससीएम देखें तो सेम वही भी 80% उसमें भी प्रैक्टिकल है और 20% थ्योरी है। और वही डीटी अगर बात करें तो उसमें 50-50 वेटेज थ्योरी और प्रैक्टिकल का है। क्यों? क्योंकि उसमें जितना भी प्रैक्टिकल्स बनता है उसके लिए आपको लॉ का पॉइंट आना जरूरी है। जैसे कि अगर पीजीपीबी का अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको लॉ का पॉइंट पता रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो उसमें 50-50 का कवरेज है। तो मैं टू दी डेट आज की बात करें, अगर आज की अगर अपन बात करें तो अभी मार्च चल रहा है। तो यहां से अपने तीन महीने में हम लोग का एग्जाम, मतलब 90 डेज में हम लोग का एग्जाम है। तो 90 डेज में अपन किस तरीके से फिक्स करें कि अपना स्ट्रेटेजी अच्छे से जाए और प्लान करें अच्छे से, ताकि अपना एग्जाम आते आते तक हम लोग को अच्छे से स्टडी करने का मौका मिल जाए। तो अगर अपन 90 डेज का करें, अगर अपन 8 आवर्स पर डे स्टडी करें, 8 आवर्स पर डे अगर स्टडी करें तो 720 आवर्स मिलता है हम लोग को। अगर आप देखिए कोई दिन 10 करेंगे, 12 करेंगे, ऐसे करके कोई दिन लीव लेंगे तो आपको 8 आवर्स से ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, बट ऑन एन एवरेज 8 आवर्स। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपको 720 घंटे टोटल मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए। बट इस केस में यहाँ पर बात ऐसा है कि आपको पूरे जून तक नहीं पढ़ाई करना है, आपको मई तक, एटलीस्ट मई तक आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करके रिवीजन के लिए तैयार हो ही जाना है। मतलब 2 महीना सिर्फ और सिर्फ आपके पास है कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। मैं तो अब मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप किस तरीके से सब्जेक्ट्स को पढ़ें। मैं तो ये बोलूंगा कि सब सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली एक ही साथ चलाएं, ताकि आप पीछे के सब्जेक्ट्स को भूले मत अगर कोई कवर अप करते तो। और अगर आपसे अगर चारों सब्जेक्ट एक साथ नहीं चल रहे हैं तो एटलीस्ट आप 2 सब्जेक्ट को एक साथ चलाइए। अगर आप 2 सब्जेक्ट को एक साथ चलाएंगे तो बेनिफिट ये होगा कि आपको 2 को एक स्लॉट में कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2 दूसरे स्लॉट में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। अब कौन से सब्जेक्ट को पहले करना चाहिए और बाद में करना चाहिए? मैं तो सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपको लॉ को पहले कंप्लीट करना चाहिए और उसके लास्ट में हम लोग को सबसे लास्ट में डीटी कवर करना चाहिए, क्योंकि डीटी में अमेंडमेंट्स है, उस चीज को हम लोग कवर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पॉइंट्स उसमें अमेंडमेंट्स का बहुत ज्यादा रहता है। और लॉ को फर्स्ट कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें लॉ के पॉइंट्स रहते हैं और हार्ड पॉइंट्स रहते हैं और उनको हमको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप लॉ को आपको लॉ में अगर नंबर्स चाहिए तो आपको ये चीज अच्छे से पता होना चाहिए, आपको लॉ को वर्डिंग्स आनी चाहिए। अगर आपको लॉ की वर्डिंग्स नहीं आती तो आपको अच्छे से नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नॉर्मल लैंग्वेज उसमें लॉ में नंबर नहीं मिलता। ये चीज आपको अच्छे से पता होगा। अब बात आता है कि अब प्रैक्टिकल्स की, अगर प्रैक्टिकल्स की अपन बात करें, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हम लोग पास 3 है इसलिए, तो उसमें क्या है हम लोग को भी प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग को सॉल्व करना चाहिए, मल्टीपल टाइम सॉल्व करना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं कि मई तक अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो मई से लेके जून तक आपको 2 बार रिवीजन करना मतलब इंपॉर्टेंट है कि आप 2 बार एटलीस्ट रिवीजन कर लीजिए मई से लेके जून के पीरियड में, जो आप लोग को मोस्टली 45 दिन का ही समय मिलता है, 45 से 40 दिन का, क्योंकि 10 जून 11 जून ऐसे टाइप का पेपर स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट टू जब तक एक्सटेंशन नहीं होता। बट इस बार कोई चांसेस नहीं है एक्सटेंशन का, क्योंकि सब चीज एकदम स्मूथली चल रहा है, तो कोई एक्सटेंशन की उम्मीद नहीं है इस बार। अपन पेपर वाइज बात करेंगे कि इंडिविजुअली बात करेंगे किस तरीके से कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है और कौन से मतलब चैप्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना, ताकि अपन पासिंग मार्क्स तक इजिली सिक्योर कर सकते हैं और एग्जाम्शन भी इजिली क्लियर कर सके। तो सबसे पहले अपन कॉर्पोरेट लॉ और गवर्नेंस की बात करेंगे। तो हमने तीन पार्ट में बांटा है, एबीसी, मतलब एबीसी एनालिसिस, मतलब कौन से इंपॉर्टेंट है, फिर लेस इंपॉर्टेंट है, फिर उससे भी लेस इंपॉर्टेंट है। तो अपना ए में आता है सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ मीटिंग। ये पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे कवर्स होते हैं, जिसमें सेक्शंस हैं। फिर आता है अकाउंट्स एंड ऑडिट, फिर आता है डिविडेंड्स,
फिर आईबीसी कोड, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपनाता है पार्ट ए। इसको मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है क्योंकि कौन से ज्यादा नंबर से पूछे जाते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मीटिंग, अकाउंट्स एंड ऑडिट हो गया, डिविडेंड्स हो गया, आईबीसी हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपना हो गया पार्ट ए। इसको आप लोग को थोड़ा अच्छे से अटेंशन देना, मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से पढ़ना। क्यों? क्योंकि इसमें मेजोरिटी ऑफ द नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस इसी से ही आते हैं। अब आता है बी। पी में पार्ट आता है सेबी। सेबी का चाहे आईसीडीआर हो, चाहे वो सिक्योरिटाइजेशन मतलब उसमें क्या बोलते हैं सीकरा हो, चाहे वो एलओडीआर हो, आपको सेबी में पार्ट बी में मतलब उसमें मेहनत करना है बट थोड़ा कम करना है क्योंकि उसमें केस लॉ वगैरह थोड़ा कम फंसता है। ठीक है, ऑफेंस एंड पेनाल्टी हो गया, एनसीएलटी हो गया, मतलब जो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स हो गया वो हो गया, फिर इन्वेस्टमेंट एंड लोन हो गया, फिर ओबीसी और स्मॉल कंपनी हो गया, और फेमा हो गया। यहाँ पर अगर गौर करोगे तो ओपीसी, स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, इस चीज को थोड़ा फोकस करिए क्योंकि पिछले 2 अटेम्प्ट से क्वेश्चन ओपीसी और 1% कंपनी का थोड़ा आ ही रहा है कंटिन्यू, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। तो पिछले कोई लास्ट जो ऑनलाइन अटेम्प्ट हुआ है, तो यहाँ पास आप पढ़ाई भी कीजिएगा तो ऑनलाइन के हिसाब से कीजिए कि आपका एमसीक्यू आ रहा है, टाइपिंग क्या आ रहा है, जिस तरीके से पैटर्न फॉलो होगा उस तरीके से ही पढ़ाई कीजिए। मैं मोस्टली ये बोलूंगा कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके एक्सटर्नल सोर्स से, चाहे वो आईसीआई के मटेरियल, चाहे आईसीआईसीआई के मटेरियल हो, आपको पूरा के पूरा उन सब मटेरियल से क्वेश्चन सॉल्व करना ही चाहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिल सके इस चीज के। और अपना सी में अब आता है अपना कॉम्प्रोमाइज और अमलगमेशन आता है, और वो क्या प्रिवेंशन और ऑपरेशन मैनेजमेंट आता है, फिर इंश्योरेंस आता है, बैंकिंग आता है, और कॉम्पिटिशन एक्ट आता है। सिंपली हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब देखिए बात यहाँ पर ये होती है कि आपको क्या सब के सब को पढ़ना जरूरी है पासिंग मार्क्स के लिए। तो मैं लॉ के लिए यही बोलना चाहूंगा कि पिछले पास्ट ट्रेंड के हिसाब से कि लॉ में कुछ भी पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो मैंने ए दिया है उसी से आएगा, मतलब उसी से मेजोरिटी आएगा। हाँ, इंस्टीट्यूट ने मार्किंग किया है कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी का ऐसे नंबर आएगा जिस तरीके से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, बट मैं आपको स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूंगा कि आप लॉ के केस में एटलीस्ट 90% कोर्स को आप कवर कीजिए, एटलीस्ट 90% कोर्स को कवर कीजिए, तभी आपका पासिंग मार्क्स के साथ साथ आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है कि कहां से किस तरीके से क्वेश्चन आएगा लॉ में स्पेशली करके, और आउट ऑफ बुक्स भी आ रहे हैं, मतलब जो सेक्शंस को अच्छे से नहीं दिया बुक्स में उसके बाहर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप प्रिपेयर रहिए एकदम अच्छे से ताकि आप अच्छे से लॉ के पेपर को दे सके। ठीक है, अब इसमें बात है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करना लॉ में इसलिए जरूरी है ताकि तभी आप सेक्शंस को रिवाइज कर पाएंगे और तभी आप अच्छे से उसको गेन कर पाएंगे, आप रिमेंबर कर पाएंगे। अब एग्जाम में बात वही होती है कि जो एक बार पढ़ के जाता है उसको भी सब चीज याद रहता है, बट रिवीजन करके जाता है उसको और अच्छे से याद रहता है, तो वो ज्यादा स्पीड तरीके से लिखता है और अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आता है। तो आपको रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है इस चीज के लिए। अगर आप आईएमपी सेक्शंस देखें तो सेक्शन क्या बोलते हैं 139 से 148 क्या बोलते हैं, ये अपना है ऑडिटर से लेके ऑडिटर, और ये अपॉइंटमेंट का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप अच्छे सेक्शन वाइज याद कर लीजिए। और एक 128 टू 138 अपना अकाउंट्स एंड ऑडिट है। ये दो चैप्टर्स का आपको सेक्शन अच्छे से याद रहना चाहिए। अगर इसका क्वेश्चन आता है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से उसको ये करिए कि क्या बोलते हैं सेक्शन नंबर वाइज ही लिखिए। और इधर अगर आप आगे भी देखें तो सेक्शन 152, 154 ये सब चीज भी सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, उनका भी आप अच्छे से सेक्शन नंबर वाइज ही याद रखें क्वेश्चंस को। ठीक है, अब केस लॉ, अब बात आती है केस लॉ की। तो आप पास्ट एग्जाम्स के मतलब 2012, मैं तो बोलूंगा 2012 सिलेबस के जो क्वेश्चंस है जो आपको स्कैनर्स में मिल जाएंगे उनके केस लॉ को अच्छे से बनाइए। क्यों? क्योंकि उनके उस टाइम पे केस लॉ बहुत ही अच्छे आते थे, तो वो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैं सब सब्जेक्ट के लिए सजेस्ट करूंगा कि आप स्कैनर देखिए, 2016 सिलेबस के साथ साथ 2012 सिलेबस भी बनाइए। अगर 2012 सिलेबस का अगर पहले भी क्वेश्चन मिल जाता है तो उनको बनाइए, क्योंकि उस टाइम पे सिलेबस का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आते थे केस लॉ। इस टाइम के मतलब 2016 सिलेबस में थोड़ा सा स्लाइटली कम मतलब कॉम्प्लेक्स उतना नहीं आता था, बट उधर अगर बात करें अपन 2012 सिलेबस की, 2012 सिलेबस में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का यहाँ पर क्वेश्चन आता था। तो अब 2012 सिलेबस के क्वेश्चंस को रिफर कीजिए। तो लॉ में मेरा सिर्फ यही बोलना रहेगा, आपकी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि पूरा पढ़िए लॉ को, पूरा का पूरा पढ़िए अगर आपको नंबर करना है तो मैक्सिमम। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे जो पास हो गए हैं, पास होने के बावजूद मतलब पूरा एग्जामिनेशन लाने के बावजूद एक सब्जेक्ट में भी रुक जाता है, वो रहता है मेन लॉ में सबसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत रहता है। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान दीजिए। अब उसके बाद आप अपना आता था एसएफएम, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पास है 80% यहाँ पास प्रैक्टिकल है, 20% थ्योरी है। तो 20% थ्योरी को आप थोड़ा साइड रख दीजिए। अब आता है अपना एसपीएम का प्रैक्टिकल में, इसमें क्या आपको मैक्सिमम अटेंशन देना पड़ेगा एसएफएम के लिए। तो देखिए एसएफएम के प्रैक्टिकल्स बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल करेक्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको कॉन्सेप्चुअली अगर करेक्ट नहीं है तो उसको नहीं हो पाएगा। आप भले टाइम लीजिए, शुरू में टाइम लीजिए समझने के लिए, सोचने के लिए, बट
एसएफएम को आपको क्लियर होना जरूरी है। अगर आप क्लियर नहीं होंगे तो आपसे बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मेन चैप्टर्स कौन कौन से। अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, फॉरेक्स है मतलब फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। उसके बाद अपना ऑप्शन, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड है, फिर म्यूचुअल फंड है, लीज और कैपिटल बजटिंग है। ये अपना मेन क्या है, ये प्रैक्टिकल्स हैं। इसमें प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन अच्छे अच्छे भर भर के इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब आता है थ्योरी पार्ट पे। थ्योरी पार्ट पे फाइनेंस मार्केट का आ जाता है, कैपिटल मार्केट का आ जाता है और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चन आता है। तो आपको मेन कैसे कवर करना है, पोर्टफोलियो को पहले कवर कीजिए, फॉरेक्स को कीजिए, ऑप्शंस को कीजिए, म्यूचुअल फंड को कीजिए, लीज को कीजिए और कैपिटल बजटिंग को कीजिए। आप इस तरीके से अगर सीक्वेंस आप अगर फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अब आपको ये बात होता है कि आपको पासिंग मार्क्स सिक्योर करना है, तो यहाँ पर अगर वो पासिंग मार्क्स सिक्योर करना है तो इसलिए आप पोर्टफोलियो कीजिए, फॉरेक्स कीजिए और आप ऑप्शन एंड फ्यूचर को एकदम अच्छे से 100% तरीके से करके जाइए। आपका इजिली टू इजिली आपका 50 नंबर कवर हो जाएगा, 50% इजिली कवर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे नंबर्स के आते हैं। अब बात आती है कि स्टूडेंट्स डाउट हो गए तो अपना कैपिटल बजटिंग भी है, लीज भी है। तो मैं आपको बता दूं कि कैपिटल बजटिंग और लीज में भी आपकी बुक में इजी हो सकता है स्टडी मटेरियल में, बट सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हार्ड क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग और लीजिंग का ही आता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप 100% कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास की लीज और कैपिटल बजटिंग के लिए, तो उसको सॉल्व मत करिए एग्जाम में अगर ऑप्शन में आता है तो उसको ऑप्शन में छोड़िए, कैपिटल बजटिंग और लीज के क्वेश्चन को ही छोड़िए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर पे। सो अब उसके बाद ये आता है कि अब अगर अब एसएफएम में अपन डिसाइड कर ले कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं तो वही बोलूंगा कि आपको पोर्टफोलियो, फॉरेक्स और ऑप्शंस, ये सब ऑप्शंस मार्केट है, ये सबको आज अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपका मार्क्स अच्छे से सिक्योर हो जाए। अब अगर आप देखिए किस तरीके से टाइम स्ट्रेटेजी सेट करना है, तो आप अपने खुद को अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कि आपको एक क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगता है, और अगर आप उसको आगे और रिवाइज करेंगे तो और कितना टाइम लगेगा। खुद को इवेल्युएट कीजिए और उस तरीके से अपना घंटा बांटिए। ये हो गया एसएफएम का। फिर उसके बाद अपना आता है एससीएम मतलब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। मैं बता देता हूं कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आराम से 60+, 70+ एकदम इजी स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा सिलेबस इंटर का है, इसमें कोई भी सिलेबस नया नहीं है। कुछ बस थ्योरी पार्ट जैसे कि टीक्यूएम हो गया, बेंचमार्किंग हो गया, सिक्स सिग्मा, ये सब बस नया पार्ट है, बाकी पूरा पिछला पुराना पार्ट है। हाँ, इंटर के मुकाबले कॉम्प्लेक्स नेचर्स में क्वेश्चंस आएंगे, हाँ ये श्योर 100% कॉम्प्लेक्स नेचर में क्वेश्चंस आएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड रहेगा इंटर के मुकाबले, बट आप इस सब चीज को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इंटर में। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको कैसे किस तरीके से कवर करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट्स में ए में अपना आता है मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पट और सीपीएम आता है, असाइनमेंट आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है और लर्निंग कब आता है। इन सबको आप ए पे रख के इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। फिर बी में आता है अपना ट्रांसफर प्राइसिंग होता है, एबीसी कॉस्टिंग होता है, फिर जस्ट इन टाइम होता है, थ्रूपुट होता है, लीन कॉस्टिंग होता है। और सी में अपना होता है टीक्यूएम, सिक्स सिग्मा, ईआरपी, बेंचमार्किंग और अदर्स थ्योरी कुछ। अब देखिए यहाँ पास एससीएम में बात यह है कि एससीएम जितना स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आपका जितना ओवरऑल पूरे 8 सब्जेक्ट है फाइनल में, उस चीज का टॉपिक्स भी इसमें कवर होते हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिए। अब अगर आपको पासिंग मार्क्स से सिक्योर करना है तो आपके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग है और एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च मतलब जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो अपने इंटर में जो ऑपरेशन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट था उनके जो चैप्टर्स है, और मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप इजी पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिए। और अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग आता है तो सीधी सी बात है, आपको एबीसी कॉस्टिंग भी एक बार में आ जाएगा, आप तो जेआईटी भी आपको एक बार में बन जाएगा, और आपसे क्या बोलते हैं ये टीक्यूएम वीक्यूएम भी बन जाएगा अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग आता है तो। बाकी सब चीज तो ईजी ही है। सो मैं तो यही बोलूंगा कि आप सिंपल वही कीजिए, मार्जिनल कॉस्टिंग को अच्छे से कर लीजिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अच्छे से कर लीजिए, तो फिर आपको इजीली आप एग्जाम कर पाएंगे एग्जाम पे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। सो अब आता है डायरेक्ट टैक्स। सो अब डायरेक्ट टैक्स लॉ के बाद अगर देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स बहुत ही ज्यादा हार्ड है यहाँ पास, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है अपना डायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स में अगर अपन देखें तो एक चैप्टर्स के अंदर ही बहुत सारे हमारे क्या बोलते हैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप स्टडी मेट को रिफर कीजिए, बट पूरे स्टडी मेट पे बेस मत रहिए डीटी पे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आप एक्सटर्नल मटेरियल से ही सॉल्व करिए।
तो अपन बात करते हैं एबीसी एनालिसिस का। ए में अपना आता है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज आता है, मतलब वेरियस एंटिटीज मतलब टैक्सेशन ऑफ द फर्म, एचओएफ, मेट, एएमटी, ये सब का हम लोग को वेरियस एंटिटी में पहला आता है। दूसरा आता है इंटरनेशनल टैक्सेशन, डीटीडब्ल्यू हो गया, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। डीटीडब्ल्यू और ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। फिर टीडीएस हो गया, फिर कैपिटल गेन हो, कैपिटल गेन में हो गया अपना बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन, जैसे मतलब स्लम सेल हो गया, मतलब मर्जर हो गया, एमलगमेशन हो गया, ये सब चीज आएगा। और हो गया पीजीबीपी, पीजीबीपी में भी टीडीएस हो गया और कुछ कुछ सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है वो सब इसमें आएंगे, कवर होंगे। अब बी में होता है रिटर्न्स, आपको रिटर्न्स इनकम फाइल करना है, ठीक है, आपको रिटर्न अगर फाइल करना है तो उस चीज को देखना पड़ेगा। असेसमेंट एंड प्रोसीजर मतलब सेक्शन 144, 147, ये सब चीज को आपको देखना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये भी टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैम्बलिंग हो गया, बैटिंग हो गया, ये सब चीज की पार्ट्स भी फाइनल में कवर होते हैं। इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो गया, चाहे वो एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट हो, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग का इंटरेस्ट हो, सेक्शन 234 या समथिंग जो भी है वो, ठीक है। फिर आईसीडीआर हो गया, फिर डिडक्शन हो गया 80C से लेके, यहाँ पर इनकम बेस्ड डिडक्शन भी इसमें कवर है फाइनल पे, और एक्सपेंस बेस्ड डिडक्शन भी यहाँ पर कवर है फाइनल में। और अदर स्मॉल पार्ट्स और सर्च और सीजर अपना पार्ट सी में ही आता है। अब देखिए डायरेक्ट टैक्स में बात ये होती है कि आपके कुछ कुछ चैप्टर जिनसे क्वेश्चंस आना कंपलसरी है, टैक्सेशन ऑफ फर्म्स हो गया, एओपी बीएवाई हो गया, मैट हो गया, एएमटी हो गया, 10AA हो गया, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, इन सब से क्वेश्चन आता ही आता है, और डीटीडब्ल्यूए और ट्रांसफर प्राइस से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप 100% श्योर कर लीजिए कि ये टॉपिक्स आपको आना ही चाहिए, डिटेल क्या बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स में। अगर आपको नहीं आता तो आप पासिंग मार्क्स सिक्योर करने से आप बच जाएंगे। तो इस चीज को आप अच्छे से श्योर कर लीजिए कि आप ये सब टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लें। डीटी सिलेबस मैं वही बोलूंगा कि एकदम ज्यादा वास्ट है, तो एकदम स्पीड से कवर करिए डीटी को सिलेबस को, और रिवाइज करते रहिए कंटिन्यू डीटी के सिलेबस को। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप चूक जाएंगे डीटी में क्लियर करने के लिए। तो मैं वही बोलना चाहूंगा। अब ओवरऑल बात करते हैं, ओवरऑल किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। आपके पास 8 घंटा है मिनिमम, मैं बोलता हूँ कि 8 घंटा पर हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटा दीजिए, इनफ है। 2-2 घंटा अगर देते हैं हर सब्जेक्ट को, आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो 8 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा आपका। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो 8 घंटा भी आपके लिए बहुत कम है पढ़ने के लिए। हाँ, अब बात होती है कि अब बोलते हैं कई लोग कि यार 10 घंटा पढ़ना चाहिए, 12 घंटे। मैं नहीं बोलता कि क्वांटिटी के टर्म में 8 घंटा पढ़िए। अगर आप 6 घंटा भी पढ़ रहे हैं और एकदम इफेक्टिव तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपका 6 घंटा भी 12 घंटा के बराबर है। बट अगर आप फोन चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उस साथ साथ अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका 12 घंटा भी 2 घंटे के बराबर नहीं होगा। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए। अगर आप यहाँ पर क्वालिटी में ध्यान देना कि आपको जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो उस पर क्वालिटी पे ध्यान देना, आप इजिली से एग्जामिनेशन सब में क्लेम कर लोगे। तो अब ऑनलाइन एग्जाम का जिस तरीके से पैटर्न हो रहा है तो आप अच्छे से वाकिफ है कि स्टूडेंट्स का पूरा यहाँ पास हाइप बना हुआ है कि कैसे पैटर्न्स आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। पिछले बार CFR पेपर तो बहुत ही ज्यादा अजीब आया था, ये सब चीज बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सजेस्टेड आंसर लाओ, ये सब चीज, बट इंस्टीट्यूट ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। बट होप है कि वो रिलीज करेंगे। अगर आप वो रिलीज करते हैं सजेस्टेड आंसर्स को, सजेस्टेड क्वेश्चन मतलब पुराने ओल्ड क्वेश्चन का, आप उन सबको रिफर करके पढ़िए, क्योंकि ऑनलाइन के कारण ट्रेंड तो अभी फॉलो नहीं हो रहा है। बट आपको आउट ऑफ सिलेबस तो पूरा आएगा नहीं। आपको अच्छे से पता है कि टॉपिक भले हो सकता है कि क्वेश्चंस थोड़े अलग आएंगे, डिफिकल्ट आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस आएंगे, बट आपको आएंगे तो सिलेबस से ही आएगा। भले उसका 1 लाइन लिखा रहा है, पूरे बुक भर में 1 लाइन लिखा रहा है और पेपर में आपका 10 नंबर का है, लेकिन आएगा बुक से ही वो। बुक में अगर छोटा सा भी पार्ट दिया है तो आएगा ही आएगा वो। सो मैं सिंपली वही बोलूंगा कि अब क्या बोलते हैं कि आप बुक्स की टर्मिनोलॉजी को फॉलो कीजिए, साथ ही साथ कोई एक्सटर्नल बुक को भी फॉलो कीजिए, तभी आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। और सिर्फ आपके पास 90 दिन है, तो अच्छे से पढ़िए, स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़िए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है, अगर आपको और इंडिविजुअल वीडियो चाहिए, आपको हेल्प चाहिए कि इस सब्जेक्ट में कैसे करें, लॉ में कैसे करें, आपको ग्रुप 4 का भी अगर हेल्प चाहिए तो आप इजिली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इजिली कमेंट कीजिए, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। हम वीडियो और अपलोड कर देंगे आप जो चाहेंगे। सो थैंक यू, बने रहिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। जून 2022 का एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। थैंक यू।